So students, here is given you the question for K-map. Function ABCD is equal to sigma 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. Few things you should know here is that this is function of ABCD. This means this K-map will be formed using 4 variables A, B, C, D. Here is written sigma. Sigma means SOP, means sum of product. And here you are given the cardinal points. Cardinal points means the cell numbers 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14 and 15. So I have created here a 4 variable K-map, as you know. So I have created only the 4 variable K-map. Then I am going to do the next steps for forming this K-map. So now we will mark the cells. The next step is to mark the cells, that how should we mark the cells for this K-map. So now I am going to mark the cells, that how to mark these cells. So here for all of us we will now mark the cells. तो सेल्स की जो मार्किंग करनी है वो किस तरह से करेंगे. दिस इज 0, 1, 2, 3. तो सबसे पहले सेल 1 जीरोथ सेल है, तो जीरोथ सेल की मार्किंग कर लो बेटा. ये जीरोथ सेल हो गई. देन फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, देन थर्ड सेल. ओके. उसके बाद 12, 13, 14, 15. तो उसके बाद ये 12 हो गई, ये 13 हो गई, ये 14 हो गई और ये 15 हो गई. तो ये 2 सेल्स की हमको मार्किंग करनी थी. तो जब इन दोनों सेल्स की हम मार्किंग करेंगे तो देखो मैं मार्किंग कर ली सभी की. तो 0, 1, 2, 3 ऊपर वाली हो गई और 12, 13, 14, 15 बहुत ही सिंपल K-मैप हो गया है. ठीक है. तो अब इसको बनाने के बाद अगर आप देखो तो इसको बनाने के बाद हमारा एक क्वाड जो है लाइन से ये बन गया और नेक्स्ट क्वाड जो है हमारा लाइन से ये बन गया. तो 2 क्वाड इसमें बन गए कि नहीं बन गए. दोनों क्वाड्स के नेम आप नोट कर लो. आपके जो दोनों क्वाड बने हैं, पहला क्वाड जो आपका बना है क्वाड 1. क्वाड 1 ऊपर वाला है M0, M1, M3, M2. अगला क्वाड आपका सेकंड क्वाड बना है जो है M12, M13, M15, M14. दोनों क्वाड आपके बन गए. तो देखो इन क्वाड्स को अब हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इनके लिए रिड्यूस करके हम कैसे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. अगर आप इस वाले क्वाड में, पहले वाले क्वाड में देखो तो ये वाला क्वाड इस वाले सेल से शुरू होकर इस वाली सेल तक गया है. अगर इस वाली सेल से इस वाली सेल तक आप देखो तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे सब अपनी स्टेट चेंज कर चुके होंगे. क्योंकि अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से यहाँ पर D डैश था लेकिन यहाँ पर D हो गया, मीन्स D ने अपनी स्टेट चेंज कर दी. यहाँ ठीक है. यहाँ से यहाँ पर आप देखिए तो C ने भी अपनी स्टेट चेंज कर दी. ठीक है ना. तो C और D दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक C और D दोनों अपनी स्टेट चेंज कर चुके होंगे. तो इसमें जो है हम कॉलम वाइज कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे क्योंकि सभी अपनी स्टेट को चेंज कर चुके हैं. तो यहाँ से हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेंगे जो रो के हैं. कौन से, A डैश और B डैश. तो यहाँ से आ जाएगा A डैश, B डैश. वैसे क्वाड 2 में जब हम लेंगे तो क्वाड 2 में भी सेम थिंग होगी. जब यहाँ से लेके यहाँ लास्ट रो तक जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो शुरुआत से लेके लास्ट तक जब पूरा इस तरह से बनता है क्वाड, तो उसमें सारे वेरिएबल्स अपनी स्टेट चेंज कर रहे होते हैं. तो हम कॉलम वाइज कोई भी वेरिएबल नहीं लेंगे. रो वाइज हमारे 2 वेरिएबल हैं भी, उनको वहाँ यहाँ पर ले लेंगे. तो हमारे दोनों क्वाड के एक्सप्रेशन आ गए. सो फाइनली जो हमारा SOP एक्सप्रेशन होगा इस K-मैप के लिए वो होगा A डैश, B डैश प्लस AB. तो ये हमारा K-मैप का एक्सप्रेशन आ गया. उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए. अगला, फंक्शन ऑफ ABCD इज इक्वल टू सिग्मा 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. ये आपका अगला क्वेश्चन है. ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपकी बुक में पेज नंबर 57 पर क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं. जो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 7 का B वाला पार्ट था. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 7 का C वाला पार्ट है फ्रॉम द पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक.
सो अब इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वेरिएबल के मैप बनाना होगा। तो सबसे पहले 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। एक 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर लिया। इसके मैप की फर्स्ट रो हो गई, इसकी सेकंड रो हो गई, इसकी थर्ड रो हो गई, फिर नीचे फोर्थ रो हो गई, एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गए, तीसरा चौथा 4 कॉलम्स हो गए। तो के मैप आपका बन गया। के मैप बनाने के बाद सेल्स की नंबरिंग का सीक्वेंस वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या कीजिए, पहली 2 रो के आगे 0 लिख लीजिए, फिर अगली 2 रो के आगे 1 लिख लीजिए, फिर 0 देन 1 देन 1 देन 0। तो 0 0 दैट मीन्स A डैश B डैश, A डैश B A B, A B डैश, C डैश D डैश, C डैश D, C D, उसके बाद सेल्स की नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सारी सेल्स की नंबरिंग हो गई। सारी सेल्स की नंबरिंग करने के बाद अब हमको जो भी कार्डिनल पॉइंट्स ऊपर दिए गए थे हम उनकी मार्किंग कर लेंगे। तो हमको जो कार्डिनल पॉइंट दिए गए थे, सबसे पहला कार्डिनल पॉइंट हमको दिया गया था 0, तो हम 0 की मार्किंग कर लेंगे। 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 8 गिवन है, 9 गिवन है, 12 गिवन है, 13 गिवन है और 14 गिवन है। तो जितनी भी सेल्स थी सारी सेल्स की हमने मार्किंग कर ली। तो जब हमने सारी सेल्स की मार्किंग कर ली तो सारी सेल्स की मार्किंग करने के बाद क्या आता है, सारी सेल्स की मार्किंग कर लेने के बाद ये आता है कि जब सारी सेल्स की मार्किंग हो गई तो अगर आप यहाँ से देखें तो सारी सेल्स की मार्किंग कर लेने के बाद सबसे पहले तो ये 8 सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के नियर बाई हो गई। तो ये 8 सेल्स जो एक दूसरे के नियर बाई हो गई, इन 8 सेल्स को ज्वाइन करा के हमारा एक क्वाड बन गया कि नहीं बन गया, सॉरी ऑक्टेट। इन 8 सेल्स को जब हमने ज्वाइन करा दिया तो इन 8 सेल्स को ज्वाइन करा के हमारा एक ऑक्टेट जो है वो बन गया। इन 8 सेल्स को जब हमने ज्वाइन करा दिया, इन 8 सेल्स को ज्वाइन कराने के बाद अगला काम क्या बचता है, अगला काम आप ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये क्या मिला कि यहाँ पर एक 1 बचा, यहाँ पर एक 1 बचा और यहाँ पर भी एक 1 बचा। अब हमको इनको करना है, तो इनकी शेयरिंग हम किस तरीके से करें कि ये ईजिली हो जाए। अब अगर आप देखें तो एक तरीका इसका ये है कि इसका एक ग्रुप बना दें और इसका हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो अगर इसका एक ग्रुप बना देंगे, इसका एक ग्रुप बना देंगे तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, मीन्स 2 पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे और एक ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होगा, हमारे 2 पेयर बनेंगे। लेकिन दूसरा तरीका जो रिडक्शन का है, देखिए जिससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारा रिडक्शन का ये है कि आप यहाँ से इस वाले को ले लीजिए, 2 ये हो गए और सेम 2 यहाँ के ले लीजिए। तो ये दोनों और ये दोनों मिलाकर आपका एक क्वाड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये वाले ऑलरेडी मार्क थे, तो बेटा जो मार्क्ड होते हैं अगर हम उनको इस तरह से दोबारा यूज़ करते हैं देन दिस इज़ नोन एज ओवरलैपिंग ऑफ द सेल्स। सेल्स की ओवरलैपिंग जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्स की ओवरलैपिंग जो है वो अलाउड होती है। इसका मेथड आप बुक में देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग सेल्स की ओवरलैपिंग जो है करते हैं। जैसे ये बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ इस वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे मैंने इस पर यहाँ पे किया। देखिए इसमें पहले एक क्वाड बन गया था, तो एक क्वाड इसका ये ऑलरेडी बन चुका था। इस वाले डायग्राम में अगर आपको विजिबल होगा तो ये यहाँ पर एक क्वाड इसका ऑलरेडी ये इस 4 वन को मिलाकर एक क्वाड बन चुका था। इसके पास यहाँ पर 2 वंस बचे थे, ये चाहता तो इन दोनों वंस को मिलाकर सिंपली एक पेयर बना देता, लेकिन इसने पेयर नहीं बनाया बल्कि इन दोनों वंस को और इधर वाले 2 वंस को और शेयर कर लिया,
मीन्स इनकी ओवरलैपिंग कर ली, तो दोनों को मिलाकर उसने एक क्वाड और बना लिया। क्यों? क्योंकि क्वाड बनाने से हमारा एक्सप्रेशन ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से आप सेल्स की ओवरलैपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वो हो गया। अच्छा, अब ये एक वन यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक वन जो बचा हुआ है उसकी ओवरलैपिंग ऊपर वाले वन के साथ हो जाएगी और ये बन जाएगा एक पेयर। तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल जो बन गए वो एक ऑक्टेट बन गया, उसके बाद एक क्वाड बन गया और एक पेयर। तो जो हमारे पास ऑक्टेट बना है वो ऑक्टेट है M0, M4, M12, M8, M1, M5, M13 और M9, ये एक ऑक्टेट बन गया। अगला जो हमारे पास क्वाड बना है वो क्वाड बना है इन दो सेल्स की और इन दो सेल्स की पेयरिंग से, तो वो होगा M0, M4, M2, M6। और जो हमारा पेयर बना है वो बना है M6 और M14। अब सभी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? सबसे पहले ऑक्टेट का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। तो अगर आप ऑक्टेट को देखो तो ये पहली वाली रो से लेकर नीचे तक चला है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे आ रहा है, दैट मीन्स सारे वेरिएबल्स अपनी स्टेट चेंज कर देंगे। तो अगर सारे वेरिएबल्स अपनी स्टेट चेंज कर देंगे दैट मीन्स यहाँ से कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा। कॉलम वाइज देखिए तो कॉलम वाइज कौन सा वेरिएबल अपनी स्टेट चेंज कर रहा है? डी, दैट मीन्स यहाँ से मिलेगा सी। तो ऑक्टेट का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा सिंपली सी डैश। उसी तरह से जो यहाँ पे क्वाड बना हुआ है M0, M4, M2, M6, तो इस क्वाड को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड को सिंप्लीफाई करते समय ये क्वाड सबसे पहले किस में है? इन दोनों रोज़ में है। तो इन दोनों रोज़ में अपनी स्टेट जो चेंज कर रहा है वो चेंज कर रहा है बी, क्योंकि यहाँ इन दोनों में चेंज करा अपनी स्टेट बी, क्योंकि बी यहाँ पर बी डैश है लेकिन यहाँ पर हो गया बी, तो बी ने अपनी स्टेट चेंज कर दी तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से मिलेगा ए डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश किसके लिए? क्वाड के लिए। सबसे पहले आ गया ए डैश रो से, और कॉलम से क्या आएगा? इस वाले और लास्ट वाले कॉलम में अगर देखो तो दोनों कॉलम में अपनी स्टेट चेंज कर रहा है सी, तो यहाँ से मिल जाएगा डी डैश, तो ये हो जाएगा डी डैश। उसके बाद अगला बना पेयर। तो पेयर का जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आएगा, पेयर के लिए अगर यहाँ से देखो तो पेयर इस और इस वाली रो के बीच में है, तो इस और इस वाली रो के बीच में है, तो इस और इस वाली रो के बीच में देखो अगर, तो यहाँ पे कौन अपनी स्टेट चेंज कर रहा है? इसमें अपनी स्टेट चेंज कर रहा है ए, क्योंकि ए डैश से हो गया ए, तो यहाँ से हमको मिलेगा बी, और ये इसी कॉलम में है तो इस कॉलम में पड़ रहा है, तो कॉलम तो इसका चेंज हो नहीं रहा है, तो जो कॉलम है सीधे सीधे उसकी डिजिट नोट कर लेंगे, दैट मीन्स बी सी डैश। तो इस तरह से फाइनल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो इसका आएगा वो ऑक्टेट का है सी डैश प्लस ए डैश डी डैश प्लस बी सी डैश। अब इसमें आप ये एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि मैं क्यों कहता हूँ कि बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मीन्स ऑक्टेट अदरवाइज पॉसिबल है तो क्वाड एट लास्ट पेयर बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जब हमने ऑक्टेट बनाया तो ऑक्टेट को सिंप्लीफाई करने पर जो एक्सप्रेशन मिला वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में है। क्वाड को सिंप्लीफाई किया तो 2 वेरिएबल्स में, और पेयर को सिंप्लीफाई किया तो 3 वेरिएबल्स में। मीन्स जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है एक्सप्रेशन उतना ही छोटा होता है, मीन्स उतना ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।